नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारी पिछली क्लास थी इंडियन ज्योग्राफी की, उसमें हम अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे और अपवाह तंत्र में गंगा अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। गंगा अपवाह तंत्र में हमने गंगा नदी पढ़ी, उसके बाद उसकी सहायक नदियां देखी और सहायक नदियों के बाद हमने गंगा की एक वितरिका हुगली नदी पर चर्चा की थी। अब हम गंगा की कुछ सहायक नदियां देखेंगे। सबसे पहले एक बार हम दामोदर नदी पढ़ लेते हैं, फिर गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उसके ऊपर हम चर्चा शुरू करेंगे। तो आज आप हेडिंग डालिए दामोदर नदी। आज की हमारी पहली नदी दामोदर नदी। कोशिश करेंगे आज गंगा की जो बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं उनको हम कंप्लीट कर दें। कौन सी नदी? दामोदर नदी की अब हम बात करने वाले हैं। दामोदर नदी गंगा की जो वितरिका है हुगली नदी, उसकी सहायक नदी है। कैसे? हमने देखा था कि यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती हैं वहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, ये हमें पता है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम फरक्का बैराज बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये स्थान फरक्का बैराज है और यहाँ से गंगा नदी की वितरिका इस साइड में जा रही है हुगली और एक सीधी निकल जाती है। ये दो वितरिकाएँ हैं। अब हम बात करेंगे दामोदर नदी की। ये वितरिका है गंगा नदी की जिसका नाम है हुगली नदी, इसको हम हुगली बोलते हैं। ये हुगली नदी है। इसके बारे में पूरी चर्चा हम पिछली क्लास में ही कर चुके हैं, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। बात करें दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी का उद्गम होता है, यहां एक पठार पाया जाता है और उस पठार का नाम है, बड़ा ही बना लेता हूं, मान लीजिए ये वो पठार है और इस पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार से उद्गम होता है दामोदर नदी का। तो दामोदर नदी यहां से बहना शुरू करेगी। ये मान लीजिए दामोदर नदी बह रही है, तो उद्गम बिंदु समझ में आ गया। दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से। कहां से होता है दामोदर नदी का उद्गम? दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। इसी छोटे नागपुर के पठार से एक नदी और बहती है और उस नदी का नाम है, मान लीजिए ये वो नदी है, इस नदी का नाम है बराकर नदी। बराकर नदी छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है और दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो मान लीजिए कि ये बराकर नदी है जो दामोदर नदी की सहायक नदी है, और दामोदर खुद जो सहायक नदी है वो हुगली नदी की सहायक नदी है। गंगा की जो वितरिका हुगली है उसकी सहायक नदी है दामोदर और दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर। ये हमें याद रखना है। बराकर और दामोदर दोनों ही नदियां छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। ये बिंदु क्लियर हो जाना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट इस बिंदु में नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं दामोदर नदी को। दामोदर नदी जो है ना, दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयले के भंडार, कोयले के भंडार पाए जाने के कारण इसे भारत की रूर घाटी कहा जाता है। जो रूर नदी है, रूर नदी घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए भारत की रूर घाटी का दर्जा दिया है दामोदर नदी को, क्योंकि दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ये बिंदु क्लियर हो जाना चाहिए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से, इसका संगम होता है गंगा की जो वितरिका है हुगली नदी उसके अंदर। एक मिनट, उसके बाद इसकी सहायक नदी की बात की। सहायक नदी का उद्गम भी छोटा नागपुर के पठार से होता है और सहायक नदी का नाम है बराकर। बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। ये बिंदु क्लियर। इसके बाद हमने देखा कि दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए दामोदर नदी घाटी को भारत की रूर घाटी कहा जाता है। सारी चीजें क्लियर हो गई। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं? ऐसी परियोजनाएं जिनके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं उन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। जैसे सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत उत्पादन, समझ में आ गए? एक से अधिक जिनके उद्देश्य हो जाएंगे उनको हम बोलेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी वो दामोदर नदी पर ही बनाई गई थी। तो एक बिंदु और लिखें, ये जो मैं आपको फ्लो चार्ट बता रहा हूं इसका सबसे मेन रीजन है कि जब भी आप रिवीजन करें
तो इसी को पढ़ लें, इस चित्र को ही देख लें और वहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। फर्स्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। फर्स्ट, बहुउद्देशीय परियोजना, ये परियोजना सही ढंग से नहीं लिखा गया, दूसरी तरफ लिखते हैं। यहां लिख देता हूं, फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी परियोजना? बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। अब जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना भारत की दामोदर नदी घाटी पर बनाई गई या दामोदर नदी पर बनाई गई, ये बिंदु क्लियर है। लेकिन कौन सी नदी की तर्ज पर बनाई गई या कौन सी नदी पर ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना पहले बन चुकी थी जिसे देखकर या जिसके आधार पर दामोदर नदी पर यह परियोजना बनाई गई? तो टेनेसी नदी प्रोजेक्ट है यूएसए में, उस नदी प्रोजेक्ट की कॉपी या उस नदी प्रोजेक्ट से प्रेरणा लेकर हमने दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया। समझ गए? एक मिनट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी के बारे में हमने क्या क्या देख लिया? उद्गम बिंदु देख लिया, समाप्ति बिंदु देख लिया, सहायक नदी देख ली, दो इसकी विशेषताएं देख ली। प्रथम, बहुउद्देशीय परियोजना इस पर बनी और कोयले के भंडार यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए रूर घाटी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक क्यों कहते हैं? जब दामोदर नदी बंगाल में जाती है तो इसमें बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक। तीन बिंदु आ गए, तीन बिंदु क्लियर हो गए ना? बंगाल का शोक भी दामोदर नदी को कहते हैं। अब आगे बढ़े। दामोदर नदी पर कुछ बांध बनाए गए हैं, उन बांधों के नाम क्या क्या है हमें वो देखने हैं। बांधों को, 4 बांध हमें याद रखने हैं दामोदर नदी पर, और बांधों को हम बना लेते हैं इस वाले पेन से। ये मान लीजिए पहला बांध है जो हमने यहाँ बना दिया, ये दूसरा बांध है, ये तीसरा बांध है और ये चौथा बांध है। ये 4 बांध मैंने इस पर आपको बनाकर बता दिए हैं। इन 4 बांधों की जो ट्रिक है वो क्या है ये देखो। आप ट्रिक है बांधों की ट्रिक, बांधों की ट्रिक। दामोदर नदी पर जो बांध बने हैं उनकी ट्रिक है KMTP, और इसको आप बोल सकते हो कम ताप पर। कम ताप पर आप इंग्लिश में कर लो तो भी वही बनेंगे, आप हिंदी में कर लो तो भी वही बनेंगे। अब मैं बांधों के नाम बता रहा हूं आपको। बांधों के नाम है कोनार, कोनार बांध बना हुआ है। दूसरा बांध देखेंगे तो मैथोन, मैथोन बांध है। तीसरे बांध की बात करें तो तिलैया, और चौथा बांध है पंचेत। पंचेत, ये चौथा बांध है। 4 बांध बने हुए हैं दामोदर नदी पर, ठीक है। बात करें दामोदर नदी की। दामोदर नदी के बारे में जितनी बातें थी वो क्लियर हो चुकी होंगी। अब दामोदर नदी के बारे में और कोई बिंदु नहीं बच रहा। 4 बांध मैंने आपको बता दी। जैसे ट्रिक मैंने बताई कम ताप पर, तो कम के कैसे हो गया कोनार, मैं से हो गया मैथोन, ताप के तैसे हो गया तिलैया, और पैसे हो गया पंचेत। और ऐसे करेंगे KMTP, तो के से कोनार, मैं से मैथोन, टी से तिलैया और पी से पंचेत। ये 4 बांध दामोदर नदी पर बनाए गए हैं। अब इसके बारे में हम सब कुछ लिख लेते हैं। हेडिंग डालिए दामोदर नदी। दामोदर नदी में पहला बिंदु है उद्गम।
उद्गम, तो उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर पठार से। दूसरा बिंदु लिखेंगे समाप्ति, और समाप्ति होती है हुगली नदी में, हुगली नदी में, बंगाल में। दो बिंदु हो गए। और तीसरा बिंदु लिखेंगे आप सहायक नदी, सहायक नदी, और सहायक नदी है बराकर। ठीक है, ये तीन बिंदु आपको क्लियर हो जाने चाहिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जो कि दामोदर नदी के बारे में हमें पता होना चाहिए, उनको हम लिखना शुरू करते हैं। पहला बिंदु लिखें दामोदर नदी पर भारत की, दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय, दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, परियोजना का निर्माण किया गया, निर्माण किया गया। और ब्रैकेट में याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लीजिए यूएसए की टेनेसी नदी, टेनेसी नदी प्रोजेक्ट, ताकि आपको पता रहे कि कौन से नदी प्रोजेक्ट को देखकर हमने दामोदर नदी पर प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया। तो वो नदी थी यूएसए की टेनेसी नदी। अगला बिंदु, अगला बिंदु लिखें दामोदर, दामोदर नदी घाटी में, दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, दामोदर नदी घाटी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, जिस कारण, जिस कारण, जिस कारण दामोदर नदी घाटी को, जिस कारण दामोदर नदी घाटी को भारत की रूर घाटी कहा जाता है, जिस कारण, जिस कारण दामोदर नदी घाटी को, जिस कारण दामोदर नदी घाटी को भारत की रूर घाटी, भारत की रूर घाटी कहते हैं। दो बिंदु हो गए। तीसरा बिंदु लिखें दामोदर नदी के कारण, दामोदर नदी के कारण बंगाल में, दामोदर नदी के कारण बंगाल में बाढ़ आ जाती है, दामोदर नदी के कारण बंगाल में बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसे, दामोदर नदी के कारण बंगाल में बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसे, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट बिंदु क्लियर हो चुके हैं। अब हम देखेंगे दामोदर नदी पर निम्न बांध बने हुए हैं। पेन चेंज कर लूं मैं। दामोदर नदी पर निम्न बांध बने हुए हैं, निम्न बांध बने हुए हैं, बने हुए हैं। पहला लिखेंगे आप कोनार, कोनार। दूसरा लिखें मैथोन। तीसरा है तिलैया, और चौथा है पंचेत। ये चार बांध बने हुए हैं और इनकी ट्रिक है, ट्रिक भी यहीं की यहीं लिख दो ताकि आपको याद रहे, KMTP, और ब्रैकेट में लिखेंगे कम ताप पर। आप हिंदी वाली याद कर सकते हैं
आप इंग्लिश वाली याद कर सकते हैं। कम ताप के जो वर्ड हैं उन सभी से एक एक बांध का निर्माण होगा। कैसे कोनार, मैसे मैथोन, ती से तिलैया और पैसे पंचेत, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से दामोदर नदी हमारी आज क्लियर होती है। अब हम शुरू करेंगे गंगा नदी की बाएं हाथ की सहायक नदियां। बाएं हाथ की सहायक नदियों में कौन कौन सी नदियां आती हैं, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। हमने ट्रिक बनाई थी राम गंगा का गोमती घाघरा, राम गंगा का गोमती घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक को कोसना और महानंदा। रामगंगा का गोमती घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक को कोसना और महानंदा। नदियां हो गई थी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये कोसना से हो जाएगी कोसी और फिर आएगी महानंदा, ये महानंदा। ये इसकी बाएं हाथ की सहायक नदियां थी। अब हम एक एक नदियों को लेकर चलेंगे और नदियों के जो बिंदु है ना वो आपको डायग्राम पे ही समझने। इनके बारे में हम कुछ ज़्यादा लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना भी कम रहती है। जैसे कोई उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहा है, यूपी का एग्जाम दे रहा है, तो यूपी वाली नदियाँ वो ऑलरेडी यूपी की ज्योग्राफी में पढ़ता है। तो इन सहायक नदियों के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मैप पर ही हम समझते हुए चलेंगे और सारी नदियाँ यहीं आ जाएंगी। इसके बारे में लिखने की कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। मैप पर ही हम लिख देंगे उद्गम कहाँ से हो रहा है, मिलती कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें हम लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, उस मैप को देख के ही आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और साइड में हम थोड़ा बहुत उसके बारे में नोट्स भी लिख लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ हमें याद रखने वाली है इस नदी में। शुरुआत करते हैं हम रामगंगा नदी से। रामगंगा नदी की बात करें तो एक बार मैं इसको मिटा दूं। अब बात करते हैं रामगंगा नदी, गंगा की बाएं हाथ की सहायक नदियां, और उसमें पहली नदी देख रहे हैं हम रामगंगा नदी। हेडिंग डालिए रामगंगा नदी। रामगंगा नदी, रामगंगा नदी का उद्गम होता है दूधातोली पहाड़ी पड़ती है एक उत्तराखंड में। क्या, तो मान लीजिए मैं ये पहाड़ी बना देता हूं, ये मैंने एक पहाड़ी बना दी। थोड़ा और साइड में बनाते हैं ताकि नोट्स इसके साइड में आ जाए ना। ये है एक पहाड़ी जिसका नाम है दूधातोली। पहाड़ी का नाम क्या है? दूधातोली। दूधातोली पहाड़ी उत्तराखंड में है जहां से रामगंगा नदी का उद्गम होता है। ये मान लीजिए रामगंगा नदी निकल गई, ठीक है, और यहां से आ रही है गंगा नदी। गलत डायरेक्शन में बन गई। ये बह रही है गंगा नदी। कौन सी नदी है ये नदी है गंगा। दूधातोली पहाड़ी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से निकलेगी रामगंगा नदी, और रामगंगा नदी कन्नौज के पास, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में विसर्जित हो जाती है। ये तो हो गई रामगंगा, और ये है गंगा। और ये मिलती कहाँ पर है? तो ये बिंदु जो पड़ेगा ये पड़ता है कन्नौज के पास। कन्नौज के पास इसका संगम गंगा नदी में हो जाता है। हमने क्या देख लिया? उद्गम देख लिया हमने। उद्गम होता है रामगंगा नदी का दूधातोली पहाड़ी, दूधातोली पहाड़ी उत्तराखंड से, और इसका संगम होता है गंगा नदी में कन्नौज के पास। ठीक है, दो बिंदु क्लियर हो गए। तीसरी बात करें कि रामगंगा जो नदी है ना, इसके पास जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और इसके पास ही उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसन स्थित है। दो बिंदु क्लियर करना आप। पहली बात समझिए कि रामगंगा नदी के किनारे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा, और दूसरा उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसन भी रामगंगा नदी के किनारे है। तो एक तरफ तो मैं बना देता हूँ, ग्रीन पेन से बना देता हूँ। ग्रीन पेन से हमें याद रखना है कि ये मान लीजिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना। ये मैं पेड़ पौधे टाइप के बना देता हूँ ऐसे, जिम कॉर्बेट। और दूसरा हमें याद रखना है एक जगह का नाम, घर टाइप का बना देता हूं ताकि आपको याद रहे कि एक सिटी है।
ये है गैरसन। दो चीजें क्लियर हो गई। और रामगंगा नदी रोहिलखंड का जो मैदान है ना, उसकी प्रमुख नदी है। तो ये जो मैदानों का निर्माण करेगी ना, उस मैदानों का नाम है रोहिलखंड। तो इन डॉट डॉट से आप समझ जाएंगे कि डॉट डॉट जो है ना, ये रोहिलखंड का मैदान है। तो रोहिलखंड के मैदान की प्रमुख नदी है रोहिलखंड मैदान। अब सारे की पॉइंट है ना, वो आपको इस मैप पर याद हो जाएंगे। दूधातोली पहाड़ी उद्गम, संगम कन्नौज के पास गंगा नदी, गैरसन और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसके किनारे स्थित है, और रोहिलखंड मैदान की प्रमुख नदी है। यही है रामगंगा नदी की कहानी। इतना ही हमें याद करना है, इतना ही आपसे सवाल पूछा जाएगा। चलिए लिखना शुरू करते हैं। रामगंगा नदी में कोई बिंदु समझ में नहीं आए तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। रामगंगा नदी का उद्गम दूधातोली पहाड़ी उत्तराखंड। ठीक है। बात करें समाप्ति गंगा नदी कन्नौज के पास। इसके बाद अगला बिंदु लिखें हम, तो अगला बिंदु है रोहिलखंड मैदान की प्रमुख नदी। रोहिलखंड मैदान की प्रमुख नदी। इसके बाद आगे बात करें, अगला बिंदु देखें, रोहिलखंड मैदान की प्रमुख नदी, किनारे पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान व गैरसन, यूके, और डैश करके लिखेंगे ग्रीष्मकालीन राजधानी। यूके का मतलब तो जानते हो ना, यूके का मतलब उत्तराखंड। राजधानी स्थित है। ये कहानी है रामगंगा नदी की। रामगंगा नदी में इतनी ही चीजें हमें पढ़नी थी, इतनी ही चीजें हमें याद रखनी है। रामगंगा नदी का उद्गम होता है दूधातोली पहाड़ी उत्तराखंड से, समाप्ति होती है गंगा नदी में कन्नौज के पास। रोहिलखंड मैदान की प्रमुख नदी है, और रामगंगा नदी के किनारे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसन भी इसके किनारे स्थित है। ये पूरी कहानी थी रामगंगा नदी की। ये रामगंगा नदी गंगा में बाएं हाथ की पहली सहायक नदी हमने देखी। अब दूसरी सहायक नदी की बात करते हैं, और उसका नाम है गोमती नदी। हेडिंग डालिए, गोमती नदी। गोमती नदी। और गोमती नदी में आप यहां आ जाइए, मैं एक बना रहा हूं गोमती नदी में गोमत ताल एक जगह है जहां से, ये मान लीजिए वो जगह है जहां से इसका उद्गम हो रहा है। ये जगह है गोमत ताल। कौन सी जगह है? गोमत ताल। यहां से उद्गम होगा और इसका संगम होता है उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में। ये है गंगा नदी हमारी, गंगा। ये इसमें संगम हो गया, और ये नदी है हमारी गोमती। कौन सी नदी है? गोमती। ठीक है। अब सुनो, गोमत ताल जो जगह है वो उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में पड़ती है। गोमत ताल जगह से गोमती नदी का उद्गम होता है। गोमती से गोमती याद रह जाएगा, तो गोमत ताल जगह से गोमती नदी का उद्गम होता है, और गोमत ताल पड़ता है पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश में। कौन सा? पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश में। अब हमें क्या क्या याद रखना है गोमती नदी में? गोमती नदी में एक चीज तो हमें याद रखनी है कि अवध के मैदान की प्रमुख नदी है ये। कौन सी? तो ये मान लीजिए अवध मैदान है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं अवध मैदान। अवध मैदान की प्रमुख नदी है
गोमती नदी। पहला बिंदु क्लियर। एक एक चीज याद रखनी। दूसरा, एकमात्र नदी है जो मैदानों से निकलती है। बाकी गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो पहाड़ियों से निकलती हैं, लेकिन गोमती नदी जो है ना, जो गोमत ताल से निकल रही है, वो मैदानों से निकलने वाली नदी है। तो मैदानों से उद्गम, इस बिंदु को हम यहां लिख देते हैं ना, मैदानों से उद्गम, मैदानों से उद्गम या मैदानी क्षेत्र से उद्गम। दो बिंदु क्लियर हो गए। तीसरी चीज हमें याद रखनी है कि गोमती नदी के किनारे जौनपुर और लखनऊ शहर स्थित है। तो दो शहर में बना देता हूं। ये मैंने पहला शहर बना दिया, ये हो गया लखनऊ। ये आपको वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे है ना। और ये दूसरा शहर मैंने आपको बना दिया, और इस शहर का नाम है जौनपुर। जौनपुर और लखनऊ, ये दो शहर मैंने आपको बना दिए हैं। ये कहानी है पूरी की पूरी गोमती नदी की। गोमती नदी में इतनी ही चीजें हमें याद रखनी है। अब हम लिखना शुरू करें गोमती नदी के बारे में। पहला, उद्गम लिखिए। उद्गम गोमत ताल, गोमत ताल, पीलीभीत जिला, पीलीभीत यूपी। ठीक है, गोमत ताल से उद्गम होता है और गोमत ताल स्थित है पीलीभीत जिले में। पीलीभीत जिला है उत्तर प्रदेश में। यह तो हो गया उद्गम। समाप्ति की बात करें, समाप्ति, तो समाप्ति होती है गंगा नदी यूपी। गंगा नदी यूपी, यूपी में ही गंगा नदी में इसकी समाप्ति हो जाती है। दो बिंदु क्लियर। और कोई डाउट जो भी समझ नहीं आ रहा हो? अब लिखते हैं एकमात्र सहायक नदी जो मैदानों से उद्गम होता है। एकमात्र, लिखते जाएं आप मेरे साथ साथ। एकमात्र सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी, ब्रैकेट में लिख लो गंगा, पता रहे गंगा की है ना। एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम, एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। यह बिंदु भी क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चले, अगले बिंदु की बात करें तो अगला बिंदु है अवध के मैदानों की प्रमुख नदी, या अवध के मैदान की प्रमुख नदी। अवध मैदान की प्रमुख नदी, अवध मैदान की प्रमुख नदी। ठीक है, अब आगे बढ़े। चीजें यहीं पर समझते हुए चलें, बार बार हमें इन चीज़ों को रिपीट ना करना पड़े, इस प्रकार से पढ़ना है हमें। ऐसे नहीं है कि कुछ भी लिख दिया और उसको देखते जा रहे हैं और वो हमें याद ही नहीं होता जा रहा। क्लास के अंदर ही चीज़ें याद होंगी ना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। अगर क्लास के अंदर चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, लेकिन चीज़ें यहीं की यहीं याद होना जरूरी हैं। आगे बढ़े। अवध के मैदान की प्रमुख नदी, और यहां लिखे किनारे पर लखनऊ व जौनपुर शहर स्थित। लखनऊ व जौनपुर शहर स्थित। लखनऊ व जौनपुर शहर स्थित। ये पूरी की पूरी हो गई हमारी गोमती नदी। ठीक है, दो सहायक नदियां हम पढ़ चुके हैं गंगा की बाएं हाथ की, जिसमें रामगंगा हो गई और गोमती हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, रामगंगा का गोमती घाघरा। अब हमारी नदी आएगी घाघरा, तो हेडिंग डालिए घाघरा नदी। घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम कहां से होगा? तो एक हिमनद है तिब्बत में, और इस हिमनद का नाम है, हिमनद का नाम है मापचा युंग हिमनद। कौन सा हिमनद है? मापचा युंग, मापचा युंग हिमनद। मापचा युंग हिमनद पड़ता कहां पर है? तिब्बत में है। तिब्बत से यह नदी बहेगी, ये लो, तिब्बत से बहना शुरू होती है और बिहार के छपरा में, बिहार के छपरा में ये अपना जल गंगा नदी में विसर्जित कर देती है। ये नदी है हमारी नीचे वाली, ये तो हो गई घाघरा, और ये नदी है गंगा।
गंगा। अब सुनिए, एक एक बात को सुनिए। जब ये मापचा युंग हिमनद से निकलती है तिब्बत से, तो ये नेपाल में प्रवेश करती है और नेपाल में इसे कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? नेपाल में कर्णाली, नेपाल में कर्णाली नदी बोलते हैं घाघरा नदी को। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात करते हैं अब हम, नेपाल में कर्णाली नदी। इसके अलावा नेपाल में एक सीस पानी स्थान आता है, ये जगह आएगी सीस पानी। तो सीस पानी में ये गॉर्ज का निर्माण करेगी, और ये हमारी जगह आ रही है छपरा। छपरा में आकर गंगा नदी में विसर्जित हो जाती है घाघरा नदी। अब इसकी कुछ सहायक नदियां देखनी है हमें। तो इसकी सहायक नदियों की बात करें तो ये देखिए, मैं बना रहा हूं सहायक नदियां, 1 2 3 4 5, है ना। ये मान लीजिए शारदा, राप्ती, सरयू, सती और बेरी, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। सेती है, सती नहीं, सेती और बेरी, ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जो हमें याद होनी चाहिए। सेती और ये बेरी नदी हो गई। कौन सी नदी? बेरी। एक मिनट, लिखा ही नहीं जा रहा, तो इसको यहां मिला के मैं यहां लिख देता हूं, बेरी। ये इसकी कुछ सहायक नदियां। शारदा नदी को नेपाल में बोलते हैं गोरी गंगा। ये शारदा नदी का नेपाल में नाम है। मैं यहीं पे इस डायग्राम को यहां मैच कर देता हूं। शारदा नदी को नेपाल में गोरी गंगा बोला जाता है। राप्ता नदी के किनारे गोरखपुर शहर स्थित है। राप्ता नदी के किनारे, जहां से योगी जी का संबंध है ना, यहां पर पड़ेगा शहर, और इस शहर का नाम है गोरखपुर। ये शहर है। इसके बाद सरयू नदी के किनारे हम सभी को पता है कौन सा शहर पड़ता है। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें कि कौन सा शहर सरयू नदी के किनारे है। तो सरयू नदी के किनारे पड़ता है अयोध्या। ये पूरी कहानी है घाघरा नदी की। घाघरा नदी की कहानी आपको समझ आ जानी चाहिए। अब भी अगर कोई बिंदु आपके समझ नहीं आया है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ये हमारी गंगा की बाएं हाथ की तीसरी सहायक नदी है। इसके बारे में हम लिखना शुरू करते हैं। उद्गम, एक एक बिंदु को ढंग से लिखते हुए चलेंगे इसमें हम। उद्गम मापचा युंग हिमनद तिब्बत। मापचा युंग हिमनद तिब्बत से इसका उद्गम होता है। आप भी मेरे साथ साथ लिखते हुए चलें। समाप्ति बिंदु की बात करें तो समाप्ति छपरा, गंगा नदी छपरा बिहार। गंगा नदी छपरा बिहार में इसका संगम हो जाता है अपनी गंगा नदी में। ठीक है। नेपाल में नाम, कर्णाली नदी की बात कर रहे हैं हम। नेपाल में नाम, नेपाल में कर्णाली के नाम से, तो हम समझ जाएंगे कि नेपाल में जो घाघरा नदी है उसे कर्णाली बोला जाता है। ठीक है। फिर हम लिखते हैं सहायक नदियां। अगला बिंदु लिखें सहायक नदियां। बिंदु लिखें सहायक नदियां। और सहायक नदियों में लिखें शारदा, राप्ती, सरयू, सेती और बेरी। सेती वैनी कोमा लगाएं, सेती, बेरी आदि, ETC एक्सेट्रा, है ना। यहां आदि लिख देंगे। अब
ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। घाघरा नदी का उद्गम होता है मापचा युंग हिमनद से, तिब्बत से, समाप्ति होती है गंगा नदी में, छपरा बिहार में, नेपाल में इन्हें कर्णाली के नाम से जानते हैं, और इसकी सहायक नदियां हैं शारदा, राप्ती, सरयू, सेती, बेरी आदि। अब कुछ और बिंदु इसमें लिखते हैं हम। अगला पेज निकालते हैं, अब लिखना शुरू कीजिए आप। इसके साथ साथ लिखिए राप्ती नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर तथा सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है। ये बिंदु क्लियर हो जाना चाहिए। अगला बिंदु, शारदा नदी को नेपाल में गौरी गंगा कहते हैं। शारदा नदी को नेपाल में गौरी गंगा कहते हैं। ये बिंदु भी क्लियर हो जाना चाहिए। चीजें सिस्टमेटिक ढंग से चल रही हैं, आपको इसी तरीके से इन चीजों को याद करते हुए चलना है। अब हमें 3 प्रमुख सहायक नदियां और पढ़नी है। 3 हो चुकी हैं, 3 ही और पढ़नी है, ज्यादा देर की बात नहीं है, 15 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे इसको, फिर बाएं हाथ की नदियां कंप्लीट हो जाएंगे। बूढ़ी गंडक को हम नहीं पढ़ते, बूढ़ी गंडक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद करने के उस हिसाब से हम याद रखते हैं, क्योंकि हमारी ट्रिक में भी सेट बैठती है। अब हम याद करते हैं अगली नदी, और अगली नदी का नाम है गंडक नदी। और गंडक नदी का उद्गम कहां से होगा? गंडक नदी का उद्गम होता है 2 धाराओं के मिलने से। कौन कौन सी 2 धाराएं आएंगी? तो ये देखिए, एक धारा आ रही है यहां से और एक धारा आ रही है यहां से। ये 2 धाराएं आ रही हैं और इन दोनों धाराओं के मिलने से गंडक नदी का उद्गम होता है। ठीक है, एक धारा का नाम है त्रिशूली गंडक और एक का नाम है काली गंडक। त्रिशूली गंडक और एक धारा है काली गंडक। इन दोनों धाराओं के मिलने से जो नदी बनेगी उस नदी को हम बोलते हैं गंडक नदी। और गंडक नदी अंत में जाके मिलती है गंगा नदी से। ये हमारी हो गई गंगा नदी, और गंगा नदी से आकर मिलती है इस स्थान पर, और ये जिस जगह पर आकर मिलती है उस जगह का नाम है सोनपुर। सोनपुर में आकर गंडक नदी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। बात करें तो इसमें ज़्यादा याद रखने वाली बातें नहीं है। काली गंडक और त्रिशूली गंडक के मिलने पर गंडक नदी का उद्गम होता है, और गंडक नदी सोनपुर बिहार में आकर गंगा नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। इतनी ही बातें हमें याद रखनी है। और ये बहती उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सीमा लगती है उस क्षेत्र में ये बहती है, वो याद करने की जरूरत नहीं है। हमें ये याद रखना है कि उद्गम कहाँ से होगा, तो काली गंडक और त्रिशूली गंडक धाराओं के मिलने से गंडक नदी का उद्गम होता है, और गंडक नदी सोनपुर बिहार में गंगा नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। बात इतनी ही है और यही हमें याद रखनी है। लिखना शुरू करें, उद्गम लिखें। उद्गम काली गंडक व त्रिशूली गंडक के मिलने पर, त्रिशूली गंडक के मिलने पर, ठीक है। और समाप्ति है सोनपुर बिहार में गंगा नदी। समाप्ति गंगा नदी सोनपुर, गंगा नदी सोनपुर बिहार। खत्म होती है ये बात। गंडक नदी भी हमारी कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं हम कोसी नदी की। बूढ़ी गंडक हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि बूढ़ी गंडक नदी में इतना कुछ ज़्यादा फैक्ट है नहीं जो हमें याद रखने हो। अब हम बात करते हैं कोसी नदी की।
पांचवी जो बाएं हाथ की सहायक नदी है उस नदी का नाम है कोसी नदी। अब कोसी नदी को समझिए आप। कोसी नदी, कोसी नदी का निर्माण ऐसा माना जाता है कि 7 धाराओं के मिलने से होता है, ठीक है। इसीलिए इसे नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है और ये तिब्बत के पठार से निकलती है। तो मान लीजिए ये बना दिया मैंने तिब्बत का पठार, तिब्बत पठार। तिब्बत के पठार से धाराएं निकलेंगी। तो मैं 3 ही धाराएं बना रहा हूं, वैसे तो 7 धाराएं हैं। 7 धाराओं के कारण इन्हें बोली जाती है सप्तकोसी, और 7 धाराओं के मिलने से ही कोसी नदी का उद्गम होता है। तो आप कहो तो 7 बना लें, और आप कहो 1 2, है ना, 3, अब पेन बदल देता हूं मैं, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक धारा और बना लेते हैं हम, ये हो गई 7। अब मैंने जो 3 अलग अलग धाराएं बनाई हैं, इनमें मैं जिस पेन के नाम से जिसका नाम लिख रहा हूं उनको आपको याद रखना है ना। इसका नाम लिख दो आप सुनकोसी, इसका नाम है अरुणकोसी, और इसका नाम है तुमुरकोसी। तिब्बत के पठार से 7 धाराएं निकलती हैं, उन 7 धाराओं के मिलने से बनती है कोसी नदी, है ना। ये इसके बाद अलग पेन लेते हैं हम, यहां से निकल कर जा रही है और यहां आकर ये अपना जल गंगा नदी में विसर्जित कर देगी, ये हमें ध्यान रखना है। गंगा, कोसी, कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोसी कहते हैं, सप्तकोसी, ठीक है। अब सुनो, तिब्बत के पठार से 7 धाराएं निकलती हैं, उन 7 धाराओं के मिलने से कोसी नदी का उद्गम होता है। उनमें प्रमुख धाराएं हैं सुनकोसी, अरुणकोसी और तुमुरकोसी। सुनकोसी, अरुणकोसी और तुमुरकोसी, ये इसकी कुछ प्रमुख धाराएं हैं उन 7 धाराओं में से। और ये नदी यहाँ से निकलकर जाती है, गंगा नदी में मिलती है, और गंगा नदी में ये मिलती है बिहार में। कहाँ पर मिलेगी? बिहार में अपना जल ये गंगा नदी में विसर्जित करती है। तो ये बिंदु लिख देता हूं मैं, बिहार में है, बिहार में, है ना। अब इसमें क्या क्या याद रखना है? नेपाल में इसे सप्तकोसी कहते हैं, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे बिहार का शोक कहते हैं। एक शोक हमने पहले भी पढ़ा था, बंगाल का शोक, वो कहा जा रहा था दामोदर नदी को, और ये कहा जाता है कोसी नदी को बिहार का शोक। बात समझिए, गंगा की जितनी भी सहायक नदियां हैं ना, उनमें से सबसे ज्यादा अवसाद लेकर आती है कोसी नदी। अवसादों की अधिकता के कारण ये अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है, जिसके कारण बिहार में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। समझ में आया? कोसी नदी गंगा नदी की वो सहायक नदी है जो सबसे ज़्यादा अवसाद अपने साथ लेकर आती है, और इन अवसादों के कारण ही ये अपना मार्ग बार बार परिवर्तित करती है, जिसके कारण बिहार में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। खत्म बात? समझ गए? अब यही चीज़ें थी कोसी नदी में। अब कोसी नदी को हम लिख लेते हैं। कोसी नदी को लिखना शुरू करें। सबसे पहले लिखें उद्गम। इसमें लिखेंगे तिब्बत के पठार से, तिब्बत के पठार से निकलने वाली, तिब्बत के पठार से निकलने वाली विभिन्न धाराओं, तिब्बत के पठार से निकलने वाली विभिन्न धाराओं के मिलने पर, के मिलने पर प्रमुख धाराएं, प्रमुख धाराएं, उसमें लिख देंगे आप सुनकोसी, सुनकोसी, अरुणकोसी
सुन कोसी, अरुण कोसी और तुमुर कोसी, ये कुछ इसकी प्रमुख धाराएं हैं। इसके बाद समाप्ति लिखेंगे आप। समाप्ति, समाप्ति होती है गंगा नदी बिहार, गंगा नदी बिहार। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब क्या करें, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो इसमें दो बिंदु लिखेंगे। नेपाल में इसे सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। क्या लिखेंगे? नेपाल में इसे सप्तकोसी के नाम से, नेपाल में इसे सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। इसे बिहार का शोक कहते हैं। इसे बिहार का शोक कहते हैं। इसे बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि यह नदी गंगा नदी में सर्वाधिक अवसाद लेकर आती है। क्योंकि ये नदी गंगा नदी में सर्वाधिक अवसाद सेडिमेंट्स जिन्हें बोलते हैं, अवसाद लेकर आती है, जिसके कारण बार बार इसके मार्ग का परिवर्तन होता है, जिसके कारण बार बार इसका मार्ग परिवर्तित होता है, या जिसके कारण बार बार अपना मार्ग परिवर्तित करके, जिसके कारण ये अपना मार्ग परिवर्तित करती है, जिससे बिहार में बाढ़ आ जाती है, जिससे बिहार में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे बिहार में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। समझ आ गया क्यों इसे बिहार का शोक बोलते हैं। अब गंगा की बाएं हाथ की अंतिम सहायक नदी के बारे में हम बात करेंगे, और उस नदी का नाम है महानंदा। महानंदा नदी में कुछ भी खास नहीं है, केवल आपको इतना याद रखना है कि इसका उद्गम कहाँ होता है और इसका मिलन कहाँ होता है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि गंगा की बाएं हाथ की अंतिम सहायक नदी या लास्ट जो सहायक नदी है वो महानंदा नदी है। कहाँ से निकलेगी तो बात बना दे, ये पहाड़ी बना देता हूँ मैं, और इस पहाड़ी का नाम है दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। दार्जिलिंग पहाड़ियाँ, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है महानंदा नदी। तो ये महानंदा नदी निकली दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, और ये गंगा नदी में अपना जल विसर्जित करती है। इस बिंदु पर विसर्जित करेगी। इसके यहां पर रहेगा बांग्लादेश, एक मिनट, बांग्लादेश, और इस साइड में है भारत। भारत बांग्लादेश के सीमा क्षेत्र पर अपना जल ये गंगा नदी में विसर्जित कर देती है। गंगा महानंदा। उद्गम समझ में आ गया, समाप्ति समझ में आ गई। उद्गम होता है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से और इसकी समाप्ति होती है भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर। ठीक है, इसमें एक ही बिंदु आपको याद रखना है, कौन सी, कि ये गंगा नदी की महानंदा नदी गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है। एक मिनट, अब आइए, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से उद्गम होगा महानंदा नदी का, और इसका संगम होता है गंगा नदी में भारत और बांग्लादेश के सीमा क्षेत्र पर। एक ही बिंदु याद रखने लायक है,
गंगा नदी की बाएं हाथ की अंतिम सहायक नदी है महानंदा। लिखिए उद्गम। उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ियां। दार्जिलिंग पहाड़ियां। समाप्ति गंगा नदी। कहां पर? भारत बांग्ला सीमा पर। भारत और बांग्लादेश की सीमा क्षेत्र। इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है? इंपॉर्टेंट बिंदु स्टार मार्क कर लो इसको, हो सकता है पूछ लिया जाए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। गंगा की बाएं हाथ की, गंगा की बाएं हाथ की अंतिम सहायक नदी। अंतिम सहायक नदी। इस तरीके से गंगा की जो बाएं हाथ की सहायक नदियां थी, जिनको हमने पढ़ा था राम गंगा का, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक को, कोसना और महानंदा, अर्थात राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, ये सारी नदियां हमने पढ़ ली हैं। अब गंगा नदी की बाएं हाथ की सहायक नदियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें जो पढ़नी है ना, वो पढ़नी है गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियां, जो कि हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।